Good evening, sir. Happy Diwali, sir. Thank you, and same to you. नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। और सर कैसे रही दिवाली आपकी? गुड इवनिंग सर। मेरी भी अच्छी रही, उम्मीद है आप सबकी दीपावली बहुत अच्छी रही होगी। यस सर, सबकी अच्छी रही सर। ठीक है। Now we start the classes. अब क्लास से स्टार्ट करें, है ना? Yes, sir. यस सर, कंटिन्यू करें। ऑलरेडी आई एम लेट। तो आज हम देखते हैं ब्लड प्रेशर, है ना? ब्लड प्रेशर उस दिन हमने कंटिन्यू किया था, तो पूरा हो नहीं पाया था। इसमें हमने दो तरह के बीपी ऑपरेटर्स की बात की थी, डायल बीपी ऑपरेटर्स एंड मर्क्यूरी बीपी ऑपरेटर्स, जो मैनुअली उसको देखते हैं। और उसमें सिस्टोल और डायस्टोल की जो रीडिंग आती है, ऊपर वाले को सिस्टोल करते हैं और नीचे वाले को डायस्टोल करते हैं। मतलब कि जब हम प्रेशर उसमें क्रिएट कर देते हैं और काफ में बीपी ऑपरेटर्स के गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग मैडम। Good evening, sir. वेरी वेरी गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir. गुड इवनिंग। सर कंटिन्यू करिए। Good evening, sir. हाँ एक मिनट, गुड इवनिंग। कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ मैडम। एक ये वीपी अपडेट्स आपको दिख रहा है, ठीक है ना? इसमें ये जब इसमें आपने ये देखा होगा कि
बदल रही। इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 to 1, 110, 120 कर ये 300 तक जाता है। टू 90 और 30, 300 है ना, 300 तक ये इसमें स्केल बना रहता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं काफ। और इसके अंदर एक रबड़ की पैड होती है, इसको काफ पर लगाते हैं। ठीक है ना, काफ मैंने हमारे यहाँ पर इस हिस्से में लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे इसको लगाते हैं। ठीक है, और जो ये ब्रेकियल आर्टरी है यहाँ पर स्टेथो लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो मीडियनी होते हैं, मीडियल होती है, यानी मिड से थोड़ा सा अंदर साइड में होती है। ठीक है, मीडियल होती है। ये ब्रेकियल आर्टरी होती है, यहाँ पे स्टेथो लगाते हैं। जब हम काफ पर कसावट डालते हैं, यानी इस काफ के ऊपर जब हम कसावट डालते हैं, जब ये काफ पे प्रेशर डालते हैं ये पंप से, ठीक है, तो हमारी क्या होती है, ये आर्टरी जो आ रही होती है ऊपर से आर्म से, उसमें प्रेशर पड़ता है और मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पर जब होल्ड हो जाता है तो यहाँ पर ब्लड नीचे आना बंद हो जाता है। ठीक है, आर्टरियल ब्लड नीचे आना बंद हो जाता है, इसलिए यहाँ पर स्टेथो कुछ भी सुनाई नहीं देता है। जैसे कि हम घर में गार्डन जो ट्यूब होता है, गार्डन पाइप जो होता है, गार्डन पाइप की तरफ पानी देते हैं और उस पर पैर कोई रख दे तो वहां से पानी का बहना बंद हो जाता है। लेकिन जैसे उस पर से पैर हटाते हैं वहां फिर फ्लो आने लगता है। फ्लो आने पर जो धक्का महसूस होता है, पहला जो धक्का महसूस होता है उसी को हम बीट कहते हैं, है ना। तो उसमें उसको पहला जो प्रेशर महसूस होगा, जैसे इसे रिलीज करेंगे, जो पहला ऊपर तक हमने प्रेशर क्रिएट किया गया 200 तक या 140 और 180 तक जब प्रेशर क्रिएट करते हैं, फिर जब रिलीज करते हैं एयर को तो वह धीरे धीरे आता है। तो प्रेशर जो रिलीज होने वाले जो पहला साउंड सुनाता है लफ, यानी पहला ठप की जो साउंड सुनाता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और वह प्रेशर धीरे धीरे डाउन करते जाते हैं और जहां पर आखिरी अच्छा का था फुल साउंड सुनाता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना उसको पल्स प्रेशर कहते हैं। ठीक है, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसको पल्स प्रेशर कहते हैं। क्योंकि पल्स प्रेशर इसलिए क्योंकि नाड़ी के ऊपर का दबाव हमने हटाया है। ठीक है, पहले तो हमने नाड़ी के ऊपर दबाव डाल दिया, यानी नर्व आर्टरी के ऊपर दबाव डाल दिया प्रेशर्स के ऊपर, और फिर उसके बाद से जो हम दबाव हटाते हैं उसको कहते हैं पल्स प्रेशर। यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो बीच का जो प्रेशर होता है उसी कहते हैं पल्स प्रेशर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि व्हाट इज पल्स प्रेशर। तो उसका मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन सिस्टोल एंड डायस्टोल, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर। ये बात आप लोग समझ आ गई? सर, हाँ जी सर। सर एक बार वो रिपीट कर दीजिए।
हाँ ठीक है, मैं रिपीट, हाँ कुछ पूछ रहे थे क्या? सर मैं पूछ रहा था कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में अपनी एज जोड़ने पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्यों आता है? मतलब से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है ऐसा जैसे कि 80 के करीबन और सिस्टोलिक है 120 करीबन। तो 80 में अगर सर अपनी जो एज है, जितनी भी एज है वो उतनी जोड़ते तो सर सिस्टोलिक आता है। अच्छा, और जब 20 साल अगर 80 में 20 जोड़ देंगे तब कितना आएगा सिस्टोलिक? तो 100। और 80 में अगर 18 जोड़ दे तो कितना आएगा? 98 सर। आपका कॉन्सेप्ट गलत है। सर मैंने कल सर मुकेश सर ने समझाया था तो सच में एक पॉइंट कमी आया था सर। अच्छा, और 80 में 50 जोड़ दे तो कितना आना चाहिए? 130 सर, करीबन 130। ठीक है ना, पर ये सर ने अपने कुछ लॉजिकल समझाया होगा, पर साइंटिफिकली ऐसा नहीं है। आइडियल जो बीपी होता है 120/80 होता है, +-10। ओके सर। ठीक है ना? ओके सर। सर ने बात को याद रखने का तरीका बताया होगा कि आपका जितना एज है उस हिसाब से 80 में जोड़ दीजिए। ठीक है ना, ये याद रखने का तरीका कुछ बताया हुआ है। ठीक है ना, पर ये लॉजिकली सही नहीं है आपका ये जो कहना है। ठीक सर। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस जो है सिस्टोल और डायस्टोल के बीच का डिफरेंस हमेशा 40 राउंड फिगर लगभग होना चाहिए। ठीक है, तो 130/90 भी है तो नॉर्मल रेंज में आएगी, उसके बीच का 40 हो गया, तो इस तरह से 120/80 +-10 नॉर्मल चलता है। एज के अकॉर्डिंग सिस्टोलिक प्रेशर 150 तक मानी जाती है, जहां पर एज ज्यादा हो जाती है क्योंकि ब्लड वेसल्स हार्ड हो जाते हैं और प्रेशर जब डालते हैं तो फोर्स के साथ वो बाउंस करते हैं, इसलिए उसमें 150 तक का प्रेशर भी नॉर्मल माना जाता है और डायस्टोलिक 90 तक भी नॉर्मल माना जाता है। ठीक है ना, ये रहता है। हाँ, और किसी कोई क्वेश्चन था इसमें क्या? सर कुछ लोगों को 180/80 इन फर्स्ट प्रेशर 100 आपकी आवाज थोड़ी सी लाउड, आपकी आवाज स्लो आ रही, लाउड बोले प्लीज। सर ब्लड अपने पल्स प्रेशर की बात कर रहा हूँ। 180/80 ऐसा बहुत सारे मरीजों का प्रेशर आता है, उसकी क्या वजह हो सकती है? उसके पीछे वही सीधी बात है ना, 180/80 मतलब 180 यानी बहुत ज्यादा दे रहा है। ठीक है ना? हाँ बराबर, मतलब कि ब्लड वेसल्स हार्ड हो गए उनके, ब्लड वेसल्स हार्ड हो गए, बराबर है ना? उसमें हाँ, उसमें कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन ज्यादा है, चाहे उसमें उसमें ब्लड वेसल्स, हाँ एथेरोस्क्लेरोसिस से ब्लड वेसल्स हार्ड जाते हैं तो ज्यादा बाउंस करते हैं, तो ज्यादा बाउंस में उनका जो प्रेशर आता है 180 पर ऐसा आता है। ठीक है ना? थैंक यू सर। वेलकम। और किसी कोई क्वेश्चन? अरे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, थोड़ा रिपीट कर दीजिए। देखिए 120/80 120/80 यानी 120/80 का बीच का अंतर था 40 आता है, तो 40 mmHg जो मर्क्यूरी प्रेशर होता है वह दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। इसी को पल्स प्रेशर कहते हैं। ठीक है ना, पल्स के ऊपर पड़ने वाला दबाव, पल्स के ऊपर पड़ने दबाव 40 जो रहता है वह यही सिस्टोल और डायस्टोल के बीच का प्रेशर है। ठीक है जी। हेलो, हाँ सर, कभी मान लीजिए अगर से 80 आ गया सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक के बीच का अंतर तो हाई हो जाएगा और 20 आ गया तो लो हो जाएगा। लो हो जाएगा। ओके सर। ब्रेन हेमरेज सीवियर हाइपरटेंशन में होता है, जरा डिटेल बताइए ना। अगर 200 से ऊपर जा रहा है तो ब्रेन हेमरेज के चांसेस मैक्सिमम बढ़ जाते हैं। ठीक है,
और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? सर किसी पेशेंट को अगर बीपी की टेबलेट डेली रूटीन में चालू है और मान लीजिए उसका अचानक में 120 हो गया और हमने एब्लोकाइन 80 दे दिए तो उसका कुछ और लो कर सकता है सर? अब क्या है 15 दिन महीना भर की लोग पेशेंट भी खुशी लेकर के ला लेते हैं, डॉक्टर बोल देता है महीना भर चालू रहेगी, डेली चालू रहेगी, तो वो फिर गोली खाने से क्या कम हो जाती है कि बराबर ही? इसका एक जवाब मैं दूंगा कि बिकॉज आई एम नॉट एलोपैथ डॉक्टर, सो आई एम नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ एलोपैथिक ड्रग्स। ठीक है ना, मैं एक एलोपैथ डॉक्टर, इसलिए मेरे को एलोपैथिक ड्रग्स का बहुत कोई नॉलेज है नहीं। लेकिन दूसरा क्या है कि चूंकि एलोपैथिक ड्रग्स क्वांटिटी में यानी मिलीग्राम mg में दिए जाते हैं तो अपना तो काम पूरा करता है, पर डॉक्टर का एक्सपीरियंस होता है कि इतनी दवा इतनी मात्रा हमारे शरीर में जाने पर हमारे को कोई विड्रॉल इफेक्ट या साइड इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें अगर हमारी भूख है 2 रोटी की तो हम 2 रोटी से ज्यादा 3 रोटी भी खाते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और 2 रोटी या 6 रोटी खाएंगे तो फर्क पड़ेगा ना। तो उसी तरह से मेडिसिन अगर इतनी मिलीग्राम तक बॉडी में 1 महीने में चली गई तो व्यक्ति के ऊपर कोई ओवरडोजिंग नहीं होगा, ऐसा डॉक्टर का अपना एक्सपीरियंस होता है। उसके वो कहते हैं ये दवा 1 मंथ खाकर मेरे पास आई है। ठीक है ना, पर नॉन एक्सपीरियंस अगर डॉक्टर हो चाहे कोई भी नॉन मेडिकल पर्सन हो, अगर ऐसा देखकर बस उसने अपनी बात कह दी कि चलो मैंने डॉक्टर साहब को सुना था मैंने भी बता दूं मरीज को ऐसा खाओ, तो ये तो कहावत है कि ज्ञान में नहीं और नॉलेज देने चले, अपने एक्सपीरियंस में नहीं है और सबको बताने चले, तो उसमें क्या हुआ सबके लिए डेंजरस हो जाता है। मेडिकल साइंस पे तो होता ही होता है और जो पर्सन उसके लिए वो डेंजरस हो जाता है। ऐसे ही अनुभवहीन लोगों से, अनुभवहीन लोग मतलब लोग में कई लोग आ सकते हैं, सिर्फ देख देख कर वो दवा लिखना शुरू कर दिया है, चाहे उनको उन्होंने मान लिया कि मेरा अनुभव है, या फिर बिना स्टडी को उन्होंने देख कर बस मान लिया कि हम तो इतना सीख गए। ऐसे लोगों से जरूर बचा जाए, क्योंकि हो सकता है कि बातें तुक्के में तो जरूर कुछ देर के लिए हमारे को फायदा दे जाए, पर लॉन्ग लास्टिंग ये हार्मफुल होते हैं। और कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो डॉक्टर को दिखाते नहीं है, एक बार दवा लिखवा लिया, 1 महीने बाद गया डॉक्टर साहब को दिखा लिया, डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है ये दवा अच्छा है, रेगुलर लेते रहना और इतने दिन बाद चेकअप कराते रहना, तो खुद ही अपना बीपी लेकर मान लेते हैं कि मेरा बीपी सही है तो चेकअप कर, डॉक्टर साहब नहीं आना, दवा खाने दो, खाते रहो। तो हो सकता है कि वो दवा उतने दिन के बाद उसके सॉल्ट के कंपोजिशन डॉक्टर को चेंज करना हो, चाहे कुछ और भी टेस्ट कराना हो कि कैसा क्या चल रहा है, और डॉक्टर के संपर्क में आप नहीं आते हैं तो पता चल के हमको लेने का देना पड़ जाता है। ठीक है ना, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं कि उसका ध्यान रखना चाहिए। पहले तो डॉक्टर ध्यान रखना चाहिए कि मरीज को एक ही चीज कंफर्म और क्लियर बता दे कि इतनी दवा खाने से फॉलो में आना ही पड़ेगा, और मरीज को भी इतना रहे कि उसको अपने तरफ से अपना दिमाग नहीं लगाना है कि मेरे को ऐसे खाना चाहिए वैसे खाना चाहिए, इतना खाना चाहिए उतना खाना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों तरह के लोग बहुत नुकसानदायक होते हैं। अब हम आते हैं कि एडल्ट में प्रेशर कितना होता है। तो एडल्ट में सिस्टोलिक प्रेशर जो यहाँ पर आपको बुक में लिखा है 100 to 150 तक, यानी एडल्ट बेस में जो सिस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए 100 से 150 के बीच होना चाहिए, और डायस्टोलिक प्रेशर 60 to 90 के बीच में होना चाहिए। ये एडल्ट में क्यों बताया गया है। और जो ओल्ड एज है, जो जीरियाट्रिक एज ग्रुप है, जीरियाट्रिक मतलब कि वृद्धावस्था
में इसका प्रेशर जो है 160 तक भी नॉर्मल जा सकता है और 90 तक के नीचे डायस्टोल प्रेशर हो सकता है। यानी 160/90 तक प्रेशर जो है जीरियाट्रिक एज ग्रुप यानी वृद्धावस्था में भी, तो उसको हम नॉर्मल ही मानकर चलेंगे। जब भी हम किसी का ब्लड प्रेशर लेते हैं तो क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, आप में से कोई बताए मेरे को प्लीज। हेलो सर, जो व्यक्ति शारीरिक व्यायाम वगैरह करके आए एकदम उसका नहीं लेना चाहिए, जो चल के आया उसका नहीं लेना चाहिए। हाँ जी, उसको 5-10 मिनट बैठा के और उसके बाद लेना चाहिए। कम से कम 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट उसको बैठाना है, ठीक है? हाँ जी 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 सर। और कुछ? साहब अच्छा हो कि पेशेंट को लिटा कर बीपी नोट किया जाए। ठीक है। और सर ये स्फिग्मोमेनोमीटर जो है ये हार्ट के लेवल में ही होना चाहिए सर। बिल्कुल ठीक है। और मोस्टली लेफ्ट हैंड में ब्लड प्रेशर लेना चाहिए। बिल्कुल सही। और दोनों हाथ की देखना चाहिए सर। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही, दोनों हाथ पे हमें देखना चाहिए। खाने के तुरंत मारना चाहिए। हाँ। और सबसे पहला ध्यान रखना यह है, जिस पर्सन का हम ब्लड प्रेशर ले रहे हैं वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्थिर हो, ठीक है ना? बहुत ज्यादा एंग्विश एंजाइटी का मरीज नहीं हो, बहुत ज्यादा पैनिक कंडीशन हो कि अपने शरीर को वह स्थिर रख नहीं पा रहा है, तो उसमें प्रेशर हमारे को सही नहीं मिल पाएगा, ठीक है? यानी मन और शरीर दोनों अस्थिर न हो। सर कपड़े के ऊपर से भी ब्लड प्रेशर नहीं लेना चाहिए ना? अगर वह कपड़ा बहुत मोटा है तो उसके ऊपर से प्रेशर नहीं लेना चाहिए। शर्ट हो, ब्लाउज हो, कुर्ती हो, हल्के कपड़े तो उसके ऊपर से हम ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ज्यादा मोटा कपड़ा आने से हमको डिस्टर्बेंस होता है। जब भी प्रेशर हम लेते हैं तो स्टेथोस्कोप के जो बैक पोर्शन पर अपना फिंगर रखते हैं तो कई बार फिंगर के हिलने की भी आवाज उसमें हमको कई बार कैच हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे को स्टेथोस्कोप जब आर्टरी के ऊपर रखते हैं, ब्रेकियल आर्टरी पर रखते हैं, तो हमारे को ये जरूर देखना है कि हमारे को उसमें मूवमेंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? बहुत कस का दबाव भी नहीं रखना है स्टेथोस्कोप लगाते समय, है ना? ब्रेकियल आर्टरी ऐसा कि स्टेथोस्कोप लगा बहुत कस का दबा दिया, ऐसा भी आपको नहीं करना। बस उस पर आराम से उस पर चेस्ट पीस को रख देना है और हल्का सा प्रेस करके रखना है। अगर दूसरा चेक करने का तरीका, अगर यहाँ पर ये ब्लड प्रेशर आखिरी में 80 सुनाया था, डायस्टोलिक अगर 80 सुनाया देता आपको, ठीक है ना? डायस्टोलिक प्रेशर 80 आता है तो यहाँ पर रेडियल प्रेशर जो कितना रहेगा कोई बता पाएगा मेरे को? हेलो 60 रहेगा सर, शायद 60 करीबन 60-50 70, सिर्फ 10 कम रहता है, इससे 10 कम रहता है यहाँ पर, ठीक है? अगर यहाँ 80 पर आया है तो जैसे ही आपकी मर्क्यूरी 70 पर जाएगी यहाँ पर प्रेशर सीधे पता चल जाएगा। अगर यहाँ पर सिस्टोलिक प्रेशर 120 पर आता है तो 110 पर यहाँ पर आपको सुनाई देगा, ठीक है? तो यहाँ से 10 रिड्यूस्ड रहता है यहाँ पर, ठीक है ना? तो इस तरह से भी जानने का तरीका है। अगर स्टेथोस्कोप में कोई दिक्कत आ रही है, अगर हम किसी का पल्स देख रहे हैं तो पल्स से भी हम आसानी से उस पर्सन को रीड कर सकते हैं, ठीक है? जी सर। सर आजकल तो सब डिजिटल वाले आ गए, स्टेथोस्कोप की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। तो डिजिटल तो अपनी जगह पर इसका भी जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज्यादा
है। हाँ सर, जैसे हम हाँ ठीक है ना सर, सभी अनुभूति बराबर है। मर्क्यूरी ऑपरेटर्स की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा परफेक्ट होती है। डिजिटल में अगर आपका सेल वीक है तो कई बार मॉनिटरिंग गलत हो जाती है। लेकिन सर अभी कैसा है, रूरल में अपना जिसका टेबल प्रैक्टिस है तो वो मर्क्यूरी से लेता है ना, तो क्या है सर, गांव खेड़े में इधर उधर तो सब सेवा देते हैं, तो सब डिजिटल ही लेकर के चलते हैं। ये कैरी करना इजी होता है, पर हमारे क्या करना, ओपीडी में इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होते हैं, उसको इस्तेमाल कैसे करना, ये हमें आना चाहिए। तो हम ओपीडी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कि जो एक क्लासिकल पैटर्न है MMHg जो हम लिखते हैं, तो MMHg किसका, मिलीमीटर पर मर्क्यूरी वेट लिखते हैं। तो मर्क्यूरी ऑपरेटर्स जो डिजिटल बनाए गए तो उसी को बेस पे बनाए गए, तो डिजिटल तो बहुत आसान है, वो तो कोई भी ले सकता है, एनी पर्सन, ठीक है। पर सर ये डिजिटल सही रहता है या मतलब ये हाथ पाना? देखिए, मर्क्यूरी की तो एक्यूरेसी 100% रहती है, डिजिटल का ऊपर नीचे हो सकता है सर। ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होती सर डिजिटल। यही मैं कहा ना कि डिजिटल जो बीपी ऑपरेटर्स है किस क्वालिटी का, ये डिपेंड करता है, ठीक है ना, किस कंपनी का, उसका रख रखाव बहुत कुछ डिपेंड करता है। हाँ सर, अलग अलग कंपनी के अलग अलग रीडिंग देते हैं, 2-3 रहे अगर से तब भी चेक कर लो तो 10-20 का अंतर बताती है। हाँ, और फिर क्या होता है ना, डिजिटल रहता तो उसका एक माइनस पॉइंट जानते क्या है, व्यक्ति उसको घर में रख के बीमार हो जाता है। सुबह उठाया लगा लिया चेक करा, दोपहर में उठाया लगा लिया चेक करा, शाम को लगाया चेक कर लिया, रात को लगाया चेक कर लिया, दिन में चेक करता रहता है और खुद परेशान रहता है, एंग्जाइटी का पेशेंट हो जाता है और अपने डॉक्टर को भी परेशान करता रहता है। आजकल तो वही हो गया सर, सब ये ग्लूकोमीटर और बीपी जो है ये सब मिल रहे डिजिटल वाले, तो सभी अपने घर में बुला लेते और चेक करते रहते हैं और वही परेशान करते रहते हैं, इतनी बीपी हो गई, उतना शुगर हो गया, वो साइक हो जाते हैं। हाँ, उनका मेंटल हेल्थ जो होता है ना वो डाउन हो जाता है। जो मेंटल हेल्थ मिलना चाहिए, जो मेंटल पीस मिलना चाहिए, वो अपनी खत्म कर देते हैं इन्हीं मशीनों के चक्कर में। तो इसलिए कहा है कि उनकी एक्यूरेसी पर तो डाउट किया सकता है, पर लेबोरेटरी मेथड में जो क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट हैं इनमें डाउट नहीं किया सकता, ये बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ रहते हैं, ठीक है। इसलिए कहा है बीपी किसका नापना है, तो पहला ही मैंने पॉइंट बताया था, जो मानसिक और शारीरिक रूप से कांस्टेंट यानी स्थिर है उसका बीपी लेना है। जो शारीरिक या मानसिक रूप से जो स्थिर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो उनका बीपी आपको लेने से पहले उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, अच्छे से उनको कूल करना पड़ेगा, तब जाकर उनका बीपी लेके तब जाकर बीपी उनका सही आएगा, राइट। यस सर। हाँ, अब आता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी रेट कैसे हम नापते हैं, यानी किसी का 1 मिनट में श्वास कितनी बार लेता छोड़ता है, इसको हम नापने का कैसे रखते हैं, या फिर उसके लंग्स को एग्जामिन करने में हमें क्या क्या सावधानी रखनी रहती है, ठीक है ना। इन सब चीजों को भी हम देखेंगे। इसका थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्टिव पार्ट देता हूँ आज, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है उसमें हमारा नोज से लेकर लंग्स के एल्विलाई तक का पूरा सिस्टम रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है, ठीक है। और उसके लिए हमारे को जानकारी के लिए कि हमारा लंग्स की पोजीशन क्या है, लंग्स में कैसा कंजेशन है, नहीं है, कोई पूछ रहा है कुछ तो नहीं है, ये तमाम चीजों को जानने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर्स होता है, उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप, राइट। स्टेथोस्कोप, अगर लंग्स की सारी गतिविधियों को हमें जानना है, समझना है, तो हमारे पास स्टेथोस्कोप होना बहुत कंपल्सरी है, ठीक है, ये जरूरत है। उसके बिना हम लंग्स की बहुत सारी चीजों को हम नहीं समझ सकते। इसके लिए किसी पर्सन की अगर हम लंग्स एग्जामिन कर रहे हैं
तो लंग्स का एग्जामिन करने से पहले पर्सन के लंग्स के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन जरूर होना चाहिए। उसकी जिस पर्सन की हम लंग्स एग्जामिन कर रहे हैं उसके लंग्स की एक्चुअल में स्थिति कब कब कैसी रही है, तो उसमें हमारे को पेशेंट का पता होना चाहिए कि उसकी कफ की हिस्ट्री यानी खांसी की हिस्ट्री है या नहीं है। अगर है तो कितनी पुरानी है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर कफ की हिस्ट्री है तो उसका जो लंग्स का साउंड आएगा वो कफ के अकॉर्डिंग उसको हम समझेंगे। अगर कफ की हिस्ट्री नहीं है, खांसने की हिस्ट्री नहीं है, तो लंग्स की जो साउंड आएगी उसको हम अलग तरीके से समझेंगे। साथ में डिस्निया या ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि कोई पर्सन होता है थोड़ा भी काम किया घबरा जाता है और उसको पसीना लगते हैं और उसको घबराहट की वजह से बेचैनी होने लगती है। तो ऐसे पर्सन को भी हमारे को ध्यान रखना चाहिए कि यह कोई पर्सन की हिस्ट्री में ब्रीथलेसनेस या डिस्निया की हिस्ट्री तो नहीं है। ठीक है। साथ में हमें देखना है कि लंग्स में कई बार व्हीजिंग साउंड आते हैं, घर 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 की साउंड आता है। जैसे लकड़ी पर कोई धारदार चीज से हम जब चलाते हैं तो लकड़ी के ऊपर एक आवाज आती है, घर 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 घर। तो उसको भी हमारे जानना है कि यह इसके भी पता होना चाहिए कि कब कब आई है और किसको कितने समय तक रही है, ये भी हिस्ट्री में होना जरूरी है। साथ में सीने में दर्द, चेस्ट पेन, किसी के सीने में बार बार दर्द हो रहा है तो हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि उसके चेस्ट में पेन क्यों हो रहा है और पेन कहाँ से कहाँ महसूस होता है, चाहे किस इलाके में पेन महसूस होता है। ठीक है, ये भी हमारे को जानकारी में होना चाहिए। तो किसी पर्सन की चेस्ट एग्जामिन करने से पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए। खांसी की हिस्ट्री तो नहीं है, दमा यानी सांस फूलने जैसी हिस्ट्री तो नहीं है। ठीक है, या फिर उस पर्सन को घबराहट यानी एंजाइटी तो ज्यादा नहीं प्रोड्यूस होती है, उसकी भी हिस्ट्री होना कि नहीं होना है। और साथ में किसी फीमेल की किसी पर्सन का चेस्ट पेन कैसा हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, किस लोकेलिटी हो रहा है, ये जानकारी हमारे पास होना चाहिए। तब हम उस पर्सन की चेस्ट एग्जामिन करेंगे तो हम प्रॉपर परफेक्ट डायग्नोसिस बनाने में इसको हेल्पफुल हो सकता है। कितना आप लोग समझ आ गया? जी सर। जी सर। ठीक है, अब आते हैं जनरल एग्जामिनेशन, यानी व्यक्ति की जनरल एग्जामिनेशन में हमें क्या ध्यान रखना है। पहले तो पर्सन की बॉडी बिल्ड, व्यक्ति का जो शारीरिक बनावट है वो कैसा है। ठीक है, पतला दुबला स्केलेटन टाइप का है, एवरेज बॉडी है या बहुत ज्यादा बल्की है, ऐसा तो नहीं है। तीनों को हमारे को अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा। पर्सन की चेस्ट एग्जामिन करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि उसका पोषण का तरीका क्या, नहीं जो उसका खाना पीना खाता है वो किस टाइप का है, अंडर न्यूट्रिशन वाला पर्सन तो नहीं है या ओवर न्यूट्रिशियस पर्सन तो नहीं है। ये सब चीजों का भी जानकारी बस होना चाहिए। साथ में उसको इसके साथ ब्रीथलेसनेस की शिकायत तो नहीं है, सांस फूल जाने की शिकायत तो नहीं है, ये भी जानकारी हमारे पास होना चाहिए। साथ में जो उसका नेचर ऑफ वॉइस है, यानी जो लंग्स को हम एग्जामिन करेंगे तो लंग्स से जो भी हमारे स्टेथोस्कोप पर जो उसका साउंड प्रोड्यूस होकर आएगा, रिफ्लेक्ट होगा, ये हमें उसका जानकारी होना चाहिए और उसके हिसाब से फिर हमारे को डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, जनरल एग्जामिनेशन में देखा मरीज की शारीरिक बनावट कैसी है, बहुत पतला दुबला है, बहुत ज्यादा मोटा है, एवरेज बॉडी का है, पहला। दूसरा, उसका खान पान में पोषक तत्वों की कितनी एफिशिएंसी या डिफिशिएंसी है, ये उससे हम पता लगाएंगे। तीसरा, कि उसमें सांस फूलने की कोई तकलीफ नहीं रही है, ब्रीदिंग तकलीफ नहीं है। मान लीजिए कोई बच्चा है और उसकी सांस फूलने की तकलीफ है और उसको हम एग्जामिन करते हैं और हम कुछ पाते हैं, तो हमको पहले से पता होना चाहिए कि इसकी पहले से ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी, तो उसके हिसाब से सेकेंडरी जो हम एग्जामिन करेंगे उस हिसाब से हम सही डायग्नोसिस बना पाएंगे। नहीं तो उसको कुछ का कुछ डायग्नोसिस करके उसको कोई ना कोई मेडिसिन देकर हम एक गंभीर स्थिति में मरीज
उसको लाकर खड़ा कर देते हैं। साथ में और देखेंगे कि सिस्टमिक एग्जामिनेशन यानी स्टेज वाइज एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, किसी पर्सन के किस किस पार्ट में स्थिति रखेंगे, तो हम इसको नेक्स्ट टाइम क्लास में पढ़ेंगे। अभी तो हम जनरल एग्जामिनेशन पे हमने पढ़ लिया कि किस पर्सन की एग्जामिन करने से हमें क्या रखना है ध्यान, और जनरल एग्जामिनेशन करने से क्या क्या ध्यान रखना है। तो फिर हम इसको शॉर्ट में समराइज कर सकते हैं। हेल्थ हिस्ट्री यानी किसी पर्सन की लंग्स की हिस्ट्री हमारे पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि उसमें सांस कफ की दिक्कत तो नहीं है, लंबे समय से उसको सांस फूलने की दिक्कत तो नहीं है, साथ में उसको वेजिंग साउंड तो नहीं आता है, चेस्ट पेन तो नहीं रहता, ये हमारे को पता होना चाहिए। साथ में जनरल एग्जामिनेशन में शरीर की बनावट कैसी है, व्यक्ति की सामान्य उसका खान पान कैसा है, साथ में सांस फूलने की दिक्कत तो नहीं है, या फिर उसका लंग्स में जो भी वायस आता है किस टाइप आता है, ये जानकारी हमारे पास होना चाहिए। तो 2 तरह से हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद से हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे सिस्टमिक एग्जामिनेशन। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में हमें कैसे एग्जामिन करना है, स्टेथोस्कोप को कहाँ रख हमारे को देखना है, और किस तरह का साउंड आएगा तो हम उसको कैसे क्या समझेंगे, ठीक है। ओके सर। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो आप पूछ लीजिए, 2-3 मिनट हमारे पास अभी है। सर गहरी नींद में ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है? हाँ, ब्लड प्रेशर गहरी नींद में नॉर्मल रहना चाहिए। अब बीपी का प्रेशर नहीं है तो जी, या फॉल होगा? नहीं फॉल नहीं हुआ। ओके, थैंक यू। वेलकम। सर लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में क्या करना चाहिए? लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन में पर्सन को तो पहले तो नमक शक्कर को घोल देना चाहिए। जी सर। नमक शक्कर घोल देना चाहिए लो ब्लड प्रेशर, उसके बॉडी में एनर्जी महसूस कर सके, ग्लूकोज की मात्रा उसकी बॉडी में मेंटेन हो सके। उसको चुपचाप एक प्लेन सर्फेस पर लिटा देना चाहिए, कमर से बेल्ट हटा देना चाहिए, पैर में अगर मोजे जुराबे पहना तो उसको निकाल देना चाहिए, सिर के बाल को खुला छोड़ देना चाहिए, और एक मध्यम ठंडी हवा उसके चारों तरफ उसको सर्कुलेट हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर तत्काल कम करना है जी, हाई ब्लड प्रेशर तत्काल कम करना है। हाई ब्लड प्रेशर को तत्काल कम करने के लिए हाँ, तो उसको फिर रेस्ट की कंडीशन लेके जाना है, ठीक है ना। और जो भी अगर सिस्टमेटिक तरीके से देखें, अगर हाई ब्लड प्रेशर में कि हम उसको कहाँ से देख रहे हैं, अगर बिलो 200 है तो उसको तो हम थोड़ा रिलैक्सेशन देकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बट रिस्की ट्रीटमेंट तो उसको नीड है। ज्यादा कैफीन लेने से क्या ब्लड प्रेशर बढ़ता है? जी, ज्यादा कैफीन या चाय लेने से ना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि सर्कुलेशन को फास्ट करता है, स्टिमुलेटर का काम करता है। सर थैंक्स। सर बच्चों में जब बच्चे नींद में रहते हैं तो उनका पल्स रेट सर ज्यादा रहता है? बच्चों का पल्स रेट वैसे भी थोड़ा ज्यादा रहता है, 90 के अराउंड। लेकिन सर नींद में जब रहते हैं तो ऐसा लगता है फीवर है, चेक करो तो पल्स रेट ज्यादा रहती है, और टेम्परेचर देखो तो नॉर्मल रहता है सर। हाँ, सर हाई ब्लड प्रेशर में क्या लेना चाहिए? मैडम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना चाहिए पेशेंट का। नहीं, ब्लड प्रेशर हाई क्यों हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। नहीं, घर लो हो रहा है तो नमक शक्कर का घोल, और हाई हो रहा है तो हॉस्पिटल, उसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है।
लो में भी बहुत ज्यादा आपको वेट नहीं करना चाहिए। नमक शक्कर घोल देने से क्या, तो उसके अंदर जो वीकनेस आ रही होती है, उसमें जो ग्लूकोज की मात्रा होती है, उसकी एनर्जी मिलती है, तो उससे प्रेशर थोड़ा सा उसका मेंटेन होने लगता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होने लगता है। ओके सर। पर हाई ब्लड प्रेशर में उसको ज्यादा हमारे को रिस्क नहीं लेना है, उसको तत्काल उसको प्रॉपर मेडिकल उपचार देना चाहिए जैसा हो। इससे कि अगर 160-180 से ऊपर जा रहा है तो उसको हम वेट नहीं कराएं, उसको रिलैक्स होने नहीं, बल्कि मेडिसिनल एड की जरूरत है, उसको मेडिसिन जरूर देना। और कुछ डॉक्टर साहब, लो बीपी का मेनली क्या क्या रीजन हो सकता है? बीपी लो होना यानी पल्स का कम हो जाना, यानी न्यूट्रिशन की कमी हो जाना, पोषक तत्व की खास तौर से कमी हो जाना, चाहे उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाए, चाहे उसमें खान पान बहुत दिनों तक हम फास्ट करते हैं, बहुत ज्यादा लंबा फास्ट करते हैं, तो भी उससे हमारे को ग्लूकोज की नीड होती है। इसलिए मैंने कहा आपको नमक शक्कर घोल देने की बात की। डिहाइड्रेट हो जाए कोई व्यक्ति, ब्लड लॉस हो जाए, सडन शॉक की कंडीशन में चले जाए, सदमा में चले जाए, तो बीपी लो हो जाता है। थैंक यू सर। स्ट्रोक लग जाए, लो लग जाए, तो बीपी डाउन चला जाता है। हाइपोटेंशन सर, हाइपोटेंशन बोलते क्या इसको? हाँ। और कोई क्वेश्चन? सर ये पल्स रेट 72 नॉर्मल रहती है? हाँ, 72 आइडियल होती है, 60 to 90 के बीच में नॉर्मल मानी जाती है, 72 आइडियल होती है। एनी मोर क्वेश्चन? सर ये ओल्ड एज में अपन नापते हैं तो ये मतलब बीपी उनका बढ़ के आता है ज्यादा, मतलब? हाँ, 160-90 तक भी नॉर्मल मान लेंगे उसको। सर जैसे पल्स कम आता है, पल्स कम आता है, ओल्ड एज में पल्स कम आता है। आप देखेंगे तो 60-50 के आसपास आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सर मैं बोल रहा था जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है या घटा रहता है तो ये सर हॉस्पिटल में NS 9 ml में फ्यूजन देते हैं सर, डोपामिन या किसी चीज का, मतलब दूसरे ड्रग का, तो उससे कंट्रोल हो जाता है सर? आई हैव नो आइडिया। मैंने आपको बताया कि मैं एलोपैथ नहीं हूँ, मेरे को एलोपैथी का ABCD कुछ भी नॉलेज नहीं है। होम्योपैथिक में सर कोई है आपके पास? मैनेजमेंट पार्ट मैंने आपको बता दिया, होम्योपैथी में सिम्टोमेटिक चलता है। ओके सर, है ना, सिम्टोमेटिक चलता है। होम्योपैथी में बहुत कुछ बारीकी से देखना रहता है। सर प्रेगनेंसी में महिलाओं का ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन रखा जाता है? देखिए उसमें थोड़ा सा हाई साइड में थोड़ा बहुत रहता है, पर बहुत हाई साइड में जाएगा तो फिर उसको देखना पड़ेगा, तो उसको फिर मेडिसिन देकर ही उसको कंट्रोल किया सकता है। थैंक यू सर। बिल्कुल। अब यही क्लास अपन एंड करते हैं, फिर कल मिलते हैं शाम को, ठीक है? ओके सर, गुड नाइट। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर।